गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 17 मई के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं और एमसीक्यू के थ्रू इसे कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हम जानते हैं कि हेल्प करने वाले हैं। जो टेस्ट सीरीज के लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको आपकी ऑल इंडिया स्टैंडिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग के बारे में पता चल जाए। और गूगल प्ले पे जो नेटमॉक की एप्लीकेशन अवेलेबल है उसको भी आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम इन प्रैक्टिस कर सकते हैं इन एमसीक्यूज को। इसके अलावा जो मार्किंग स्कीम है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तब उसे एक्सलेंट परफॉर्मेंस मानते हैं और 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आप ठीक कर पाते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस मानते हैं। इसको हम सेफ जोन मानते हैं बिकॉज हम ये मानते हैं कि मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर करने पर प्रीलिम्स जो होता है वो निकल जाता है। 40 to 55% वाला जो ब्रैकेट होता है यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, सर्टेनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से जो ये लेवल है अलॉन्ग विद द लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यू वाला लेवल जहाँ पे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसको डेंजर जोन कहा जाता है। और इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है कि अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे आपके मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं तो वो अपर ब्रैकेट्स में शिफ्ट करें। शिफ्ट कैसे होंगे वो भी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बट पहले हम आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is or are correct about National Institute of Pharmaceutical Education and Research। तो NIPER के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, वन बाय वन रीड करेंगे, देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार इनकरेक्ट पूछी होती हैं चीज़ें, कई बार करेक्ट पूछी होती हैं, ट्रू पूछा होता है, फॉल्स पूछा होता है, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। पहला है इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो NIPER जो है इसको नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो दर्जा मिला होता है वो इसको मिला हुआ है, हो सकता है। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है, ये भी हो सकता है। वन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट इज वर्किंग अंडर गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में भी इसका एक इंस्टीट्यूट है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ में क्यों था ये और हमने इस पर क्वेश्चन क्यों बनाया। चलिए देखिए, NIPER जो है इसके वेरियस जो फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स है काफ़ी सारे हैं। जैसे एक अहमदाबाद गुजरात में भी है, एक कोलकाता में भी है, गुवाहाटी में भी है, मोहाली में भी है, रायबरेली में, ऐसे वेरियस जगह पे हैं। और इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने रिसर्च वर्क को आगे फॉरवर्ड किया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो अलग अलग एरियाज में इन्होंने अपनी अलग अलग रिसर्च वर्क जो है उसको पोस्टुलेट किया है। इसमें से एक जो प्रोजेक्ट था वो गुवाहाटी का था। गुवाहाटी के NIPER ने हैंड फ्री ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट। इसका यूज किया जा सकता है अगर आपको कॉन्टैक्ट लेस जो डोर्स होते हैं, दरवाजे जो होते हैं उनको खोलना है, ड्रॉर्स को ओपन करना है, एलिवेटर्स को ओपन करना है, इन सब के लिए कॉन्टैक्टलेस टेक्निक जो है वो कॉन्टैक्टलेस टेक्निक जो है वो गुवाहाटी लेके आया है NIPER से। अदर देन दैट भी काफ़ी सारे रिसर्च वर्क जो है इन्होंने कोविड-19 का जो पूरा इशू चल रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए, इवन अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ्टी कैसे लाई जाए उसके अंदर भी काफ़ी सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है सबमिट करे हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज वर्किंग अंडर गुवाहाटी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा, नेशनल इंपॉर्टेंस जो दर्जा होता है वो भी इस इंस्टीट्यूट को मिला हुआ है, तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती हैं, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज डायमर बाशमा डैम इज अ जॉइंट वेंचर। तो अभी रिसेंटली जो दाइमर बाशा डैम है ये किन्हीं 2 कंट्रीज के बीच में एक तरीके से जॉइंट वेंचर होकर बाहर आया है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी 2 कंट्रीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर डैम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वॉल्व है। तो क्या चाइना और नेपाल जो है वो इस पर्टिकुलर डैम पे काम कर रहे हैं, इंडिया या बांग्लादेश काम कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान काम कर रहे हैं, या फिर इंडिया और भूटान जो है इस पर्टिकुलर डैम के ऊपर काम कर रहे हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर का चाइना के साथ, और ये जो दाइमर बाशा डैम है इससे इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोजेक्ट भी उनका प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो इनएडिक्वेसीज रहती हैं उसको पूरा करने के लिए ये जो डैम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर पूछा जाता है कौन सी 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक जॉइंट वेंचर है जिसमें से इस पर्टिकुलर डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी और पाकिस्तान की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जाएगा। ये पड़ता है POK वाले रीजन में, आप देख सकते हैं, इसलिए ये बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया के लिए भी और न्यूज़ के अंदर भी इसी वजह से मेंशन किया गया था। अदरवाइज चाइना और पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट होती है, दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट अगर POK के थ्रू कुछ ऐसा इशू होता है तो डेफिनेटली हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन भी जो है आप देख लीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से मिलता जुलता है। दाइमर बादशाह डैम के ऊपर पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है इस डैम के बारे में। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, वन बाय वन रीड करेंगे। पहली कहती है इट इज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर, ये इंडस रिवर पे बना हुआ है, हो सकता है। इट विल हैव स्टोरेज जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 4500 मेगावाट, तो स्टोरेज जनरेशन कैपेसिटी 4500 मेगावाट होगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी, स्टोर करी जाएगी, बट कितनी, ये पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सी रिवर पे है और कितना इसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी रहेगी। सोचिए क्या आंसर है इस पर्टिकुलर डैम को लेकर। चलिए, इंडिया ऑफकोर्स इसको अपोज कर रहा है, आप जानते हैं पीओके से होकर ये पर्टिकुलर डैम जाएगा। और मोर प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं तो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन के अंदर इसको बनाया जा रहा है और इसी वजह से जो इंडिया है इसको अपोज कर रहा है। अगर बात करी जाए कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है तो यस इट इज बिल्ड ऑन इंडस रिवर, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए स्टोरेज जनरेशन कैपेसिटी होगी वो 4500 मेगावाट ही हो गई, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज आर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल के ऊपर है, एनसीडीसी के बारे में। और पूछा गया एनसीडीसी का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे लोकेट करता है। एनसीडीसी डेफिनेटली न्यूज में थी किसी रीजन की वजह से, वो भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है। लखनऊ में है, कोलकाता, हैदराबाद में या फिर न्यू दिल्ली में। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं कि ये न्यूज में क्यों थी। चलिए देखिए, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी जो है न्यूज में इसी वजह से था बिकॉज कोबस 6800 ये एक सेल्फ इवेल्युएटेड मशीन है कोविड-19 को चेक करने के लिए। मतलब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि कोविड से कोई सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मशीन से। और इसको एनसीडीसी के अंदर भी रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है। एनसीडीसी में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और फर्स्ट ऑटोमेटेड जो ये मशीन है कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए वो एनसीडीसी में इंस्टॉल करी गई है। इसी वजह से ही पूछा गया था कि कहाँ पे लोकेट करता है इसका हेडक्वार्टर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द हेडक्वार्टर वेरियस इसके दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोकेट करते हैं, जैसे अलवर में इसका एक इंस्टीट्यूट लोकेट करता है, बेंगलुरु में भी है और पटना में भी है और वाराणसी में भी, ऐसे वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लोकेट करते हैं, बट हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। तो हो सकता है बाकी की जो इसके सब इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी इस मशीन को ओवर 6800 को इंस्टॉल किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज आर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है NMEICT के बारे में। NMEICT क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NME क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या पूछा गया करेक्ट है, कौन सा कथन सही है, तो इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019 बाय MHRD। तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये किसने लॉन्च किया था? MHRD ने किया था 2019 के अंदर, हो सकता है। इट हैज बीन एनविसर्ज्ड टू लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ ICT इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ICT का यूज कहां पे करने की बात करी जा रही है? टीचिंग के अंदर और लर्निंग के अंदर, हो सकता है। स्वयं इज एन इनिशिएटिव अंडर दिस प्रोग्राम। तो जो स्वयं इनिशिएटिव है जिसके बारे में आप जानते ही हैं और जिसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में 1 लाइन में बताएंगे कि ये इनिशिएटिव क्या है। ये जो इनिशिएटिव है ये किसके अंडर में आता है? NMEICT के अंदर आता है। ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही हो सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं इसके नाम से पता चल रहा है कि ICT का यूज किया जाएगा किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर। ये तो हमें पता चल गया। तो क्या MHRD ने इसको लॉन्च किया होगा? चांसेस अच्छे खासे कि MHRD ने इसको लॉन्च किया होगा क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है, बट इट वॉज लॉन्च इन 2009। तो पहली स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो जाती है क्योंकि ईयर गलत दिया है, अदरवाइज MHRD ने ही इसे लॉन्च किया था। काफ़ी पुराना ये इनिशिएटिव है, नया नहीं है। नया होता तो आपने डेफिनेटली इसको न्यूज़ में जरूर पढ़ा होता। देन सेकंड आता है इट हैज़ बीन एनविसर्ज्ड टू लेवरेज ऑफ पोटेंशियल ऑफ ICT। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कॉमन सेंसिकल है कि ICT का यूज़ टीचिंग लर्निंग में किया जाएगा क्योंकि एजुकेशन के ऊपर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, तो ICT भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ICT का यूज़ डेफिनेटली टीचिंग और लर्निंग के अंदर ही किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है इसके बारे में ऑफकोर्स आपका नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज इसको थर्ड स्टेटमेंट को आप करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं कर पाएंगे। स्वयं जो है वो डेफिनेटली NMEICT के अंदर आता है, तो ये आपको पता चल गया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको याद होना चाहिए। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा C, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहली जो स्टेटमेंट है वो पार्शली इनकरेक्ट थी क्योंकि इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। देखिए वैसे यूजुअली UPSC टाइम पीरियड्स के ऊपर क्वेश्चन को करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं करवाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ईयर दिया गया है यहाँ पे, हो सकता है ये ना भी पूछा जाए, लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो कहीं पे भी UPSC आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करेगा कि कोई भी चीज़ 2008 में लॉन्च हुई और पूछेगा कि क्या ये 2009 में हुई थी। 10 से 15 साल का डिफरेंस रखेगा ही ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएँ। अदरवाइज जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे 1-1 साल का डिफरेंस दे दिया जाता है ताकि स्टूडेंट से एस्पिरेंट से क्वेश्चन गलत करवाया जाए। लेकिन UPSC के अंदर
टाइम पीरियड की जहाँ बात होती है, जहाँ पे फैक्ट्स की बात आती है, वहाँ पे फैक्ट्स इतने दूर के दिए होते हैं कि आप अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके जो फैक्ट्स होते हैं, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़े हों, उसको करेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया होगा, ये अगर अभी लॉन्च किया गया होता तो आपने डेफिनेटली न्यूज़ में पढ़ा होता। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो मतलब ये 2019 में लॉन्च नहीं किया गया। इस तरीके से यूपीएससी आपको चाहता है कि आप इस तरीके से अपने ब्रेन को यूज़ करें, डिडक्शन को यूज़ करें, लॉजिक को यूज़ करें और आंसर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वच एलिसा के बारे में है। ये पूछा गया क्वच एलिसा जो है इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने लॉन्च किया, डेवलप किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी डायग्नोज यूजिंग दिस। देखिए, हमने जब ये लॉन्च किया गया था, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी हमने पढ़ा था, तब क्वेश्चन ये बनाया था कि इसे किसने लॉन्च किया है, किसने डेवलप किया है। तो ये हमारा आंसर था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने इसे डेवलप किया था। लेकिन अब हम क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अब पूछा जा रहा है कि ये किन किन चीज़ों में डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है क्वच एलिसा। तो क्या ये HIV को डायग्नोस कर सकता है, जीका वायरस को कर सकता है, एड्स को कर सकता है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ICMR ने रिसेंटली अप्रूव किया है फर्स्ट बैच ऑफ एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, जिसको हम कोविड क्वच एलिसा कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले जब इसको डेवलप किया गया था तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसके बारे में बात करी गई होगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया था वो दिया गया था जाइडस को, जाइडस। और इसके बाद जो पहला बैच है वो हमारा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद अप्रूवल की डेफिनेटली ज़रूरत थी, तो ICMR ने इन किट्स को अप्रूवल भी दे दिया है। इन किट्स की खासियत ये है कि रिलायबल हैं, टेस्टिंग के मामले में जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं, एंड दे आर चीपर। अगर दूसरी एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स की बात करी जाए उसके कंपैरिजन में जो क्वच एलिसा है ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों को ये डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली HIV इसके अंदर है, और एड्स भी ये कवर करती है, और जीका वायरस को भी डायग्नोस करने में ये हेल्प करती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा A। क्वच एलिसा का यूज़ जो है तीनों ही चीज़ों को डायग्नोस करने में इसको यूज़ किया जाता है। डेवलप किसने किया याद रखिएगा, मैन्युफैक्चर किसने किया वो भी याद रखिएगा, अप्रूवल किसने किया ICMR ने वो भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि घड़ियाल के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है पूछा गया घड़ियाल के बारे में करेक्ट है। घड़ियाल न्यूज़ में थे रिसेंटली, किस वजह से थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले 3 स्टेटमेंट हमें बतानी है कि कौन सा कथन सही है। पहला, दे लिव इन द फ्रेश वाटर। जो घड़ियाल होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर। तो जो पॉपुलेशन होती है घड़ियाल की वो ये बताती है कि पानी जो है वो साफ है कि नहीं है। दे आर वल्नरेबल एज पर IUCN लिस्ट के हिसाब से उनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अराउंड 40 के आसपास जो घड़ियाल है उनको रिलीज किया है। कहां पर? घग्गर रिवर के अंदर, फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट रह सके और उनका कंजर्वेशन किया जा सके। वैसे आपको पता है कि चंबल में भी ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और नॉर्दर्न स्लोप्स में भी काफ़ी मिलते हैं, विंध्यन माउंटेन्स के आसपास भी काफ़ी मिलते हैं। लेकिन फिलहाल न्यूज़ जो थी वो यूपी को लेकर थी, उत्तर प्रदेश को लेकर थी, और इसमें जो रिवर इन्वॉल्व थी, घग्गर रिवर इन्वॉल्व थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जो हमारे फैक्ट्स दिए गए। क्या वो फ्रेश वाटर में रहते हैं? पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, फ्रेश वाटर में घड़ियाल रहते हैं, और इनकी जो प्रेजेंस होती है वो ये चीज़ बताती है कि जो पानी है रिवर का वो कितना साफ़ है। अगर घड़ियाल है इसका मतलब ये होता है कि पानी रिवर का साफ़ है। अगर घड़ियाल की डेथ होनी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि जो क्लीनलीनेस है वो वाटर की धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। अब बात करते हैं IUCN के अंदर इनका स्टेटस क्या है। तो ये वल्नरेबल नहीं है, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा B, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि घग्गर रिवर की हमने बात करी थी यूपी के अंदर, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट घग्गर रिवर। कौन सा कथन सही है? मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में अपीयर करती हैं, और उसी के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक सब्जेक्ट में भी बन जाते हैं। अदरवाइज कोई और रिवर न्यूज़ में होती तो उसको भी कवर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, वैसे तो आप सारे रिवर्स को ही कवर करेंगे, इसमें कोई भी मतलब डाउट मत रखिएगा, लेकिन जो करंट अफेयर्स में खासतौर पर चीज़ें अपीयर हो रही हैं, कोई रिवर अपीयर हो रही है, कोई माउंटेन अपीयर हो रहा है, तो उसको आपको ज़्यादा
फोकस के साथ कवर करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं घग्गर रिवर के बारे में। पहली कहती है इट इज़ नोन एज करनाली इन वेस्टर्न बांग्लादेश। तो वेस्टर्न बांग्लादेश के अंदर इसे करनाली के नाम से या करनैली के नाम से जाना जाता है, हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इज द शारदा। तो शारदा जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये भी हो सकता है। द घग्गर जॉइंस द गंगा इन यूपी। तो घग्गर जो है वो गंगा को यूपी के अंदर ज्वाइन करती है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, घग्गर रिवर को मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली घड़ियालों को यहाँ पे छोड़ा गया। और एक चीज़ और भी बता दूं, ये जो पर्टिकुलर रिवर है इट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट एक्वाटिक कॉरिडोर। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मान लो यूपी पीसीएस का आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन अपीयर कर जाता है कि एक्वाटिक कॉरिडोर जो है घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी रिवर को माना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि घग्गर रिवर जो है उसको एक तरीके से एक्वाटिक कॉरिडोर भी माना जाता है घड़ियालों का इन यूपी। अब बात करते हैं कि करनैली इसको कहाँ कहा जाता है। देखिए, इसको करनैली कहा जाता है नेपाल के अंदर, वेस्टर्न नेपाल में। तो वेस्टर्न बांग्लादेश नहीं है, वेस्टर्न नेपाल है, ध्यान रखिएगा। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी शारदा। यस, शारदा जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और गंगा में जाके ये मिलती है कहाँ पर, बिहार के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पार्किंसन के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पार्किंसन। पार्किंसन आपको पता है एक डिसीज है और इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। रिसेंटली न्यूज में थी ये डिसीज, क्यों थी वो भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट डैमेजेस नर्व सेल्स इन द ब्रेन रेजिंग द लेवल ऑफ डोपामीन। तो ये क्या करता है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं हमारे, नर्व सेल्स जो होते हैं उनको डैमेज करता है और डोपामीन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। दिस डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड। ये क्योरेबल डिसीज नहीं है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली आईआईटी ने और सीएसआईआर ने मिलके एक नया मेथड निकाला है जिसको इन्होंने नाम दिया जेड स्कैन। अभी जो जेड स्कैन न्यू मेथडोलॉजी है, बेसिकली आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है जो कवर हो रहा है। तो इस मेथड से हेल्प मिलेगी, जो पार्किंसन डिसीज होती है उसका ओरिजिन कैसे होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है और उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है, वो किस तरीके से इंक्रीज होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। इस पूरी चीज़ को आप मॉनिटर कर सकते हैं जेड स्कैन मेथड को यूज़ करके, जिसको आईआईटी और सीएसआईआर ने डेवलप किया है। अब बात करते हैं कि ये डिसीज़ है क्या। देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बिल्कुल ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है आपका उसको अफेक्ट करता है, ब्रेन सेल्स जो होते हैं उसको डैमेज करता है, लेकिन डोपामीन जो होता है, डोपामीन के लेवल को यहाँ पे ये कम करता है, इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। डोपामीन जो है, देखिए साइकोलॉजी के जो ऑप्शनल पढ़ते होंगे या फिर जिन्होंने मेडिसिन किया होगा तो डेफिनेटली उनको डोपामाइन के बारे में पता होगा। अदरवाइज आप जो लोग नहीं भी जानते हैं, आप मुझे डोपामाइन का क्या मेन फंक्शन होता है ब्रेन के अंदर, वो मुझे 1 लाइन में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इससे आपको भी पता चल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोपामाइन आपके ब्रेन फंक्शंस के अंदर। इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं, क्या इस डिसीज़ की कोई क्योर है। डिसीज़ की कोई क्योर नहीं है। अराउंड 10 मिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इसे सफ़र कर रहे हैं, और बेसिकली 6 से 60 साल की एज के जो लोग होते हैं उनको ये खास तौर पे अफेक्ट करता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि डोपामिन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ग्लोबल FRA 2020 के बारे में है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020। जिस रिपोर्ट को रिलीज किया है किसने, ये पूछा गया। क्या यूनेस्को ने इसको रिलीज किया है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिसेफ ने, या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो जो हमारी GFRA 2020 है इसको किसने रिलीज किया है ये देखेंगे, और थोड़ा सा इसके बारे में जो और फैक्ट्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, ग्लोबल FRA 2020 जो है हमारा जो आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को लेके आया है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसने क्या किया है, वेरियस 60 वेरिएबल्स ऐसे लिए हैं जिसपे वेरियस कंट्रीज़ को इसने मेजर किया है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ को मेजर किया गया है 60 वेरिएबल्स के ऊपर, जो कि फॉरेस्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और कुछ ऐसी टॉप कंट्रीज निकल के आई हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा पाया गया है, जिसमें रशिया फेडरेशन है, ब्राज़ील है, कनाडा है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी एजेंसी ने रिपोर्ट दी है वो नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। विदिन 2 मिनट्स हम रिविजन करेंगे, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसके बाद मार्क्स को डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले हमने NIPER के बारे में देखा था। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। गुवाहाटी ने अभी कॉन्टैक्टलेस कैसे आप डोर्स को ओपन कर सकते हो, अपनी ड्रॉर्स को ओपन कर सकते हो, या फिर एलिवेटर्स जो आपकी लिफ्ट होती है उसको कैसे चला सकते हो, इसके बारे में डिवाइसेस जो हैं वो बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है। और वैसे काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं NIPER के जो कोविड-19 को काउंटर करने के लिए वेरियस रिसर्च वर्क जो है वो लेके आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। देन हमने दाइमर बादशाह डैम जो था उसके बारे में बात करी थी। चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये डैम बन रहा है, POK इन्वॉल्व है, इसी वजह से इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो है इंडस रिवर पे बनाया जाएगा। 4500 मेगावाट की जो एनर्जी है वो जनरेट इसमें करी जाएगी। देन हमने देखा था नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जहाँ पे कोबा 6800 जो कि सेल्फ टेस्ट करेगा कोविड का, वो मशीन पहली इंस्टॉल करी गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। काफ़ी सारे और इसके आउट स्टेशन ऑफिस ब्रांचेस हैं, वो भी मैंने आपको नाम बता दिए थे। देन हमने देखा था NMEICT के बारे में, एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बात करी गई है। 2009 का ये प्रोजेक्ट है MHRD का, और स्वयं जो प्रोग्राम है वो भी इसके अंदर आता है। इसके बाद हमने देखा था एलिसा के बारे में। एलिसा जो है एक किट है जो कि टेस्टिंग करेगी और HIV, जीका, एड्स इन सबको डायग्नोस करने में ये जो पर्टिकुलर किट है हेल्प करती है। ICMR ने अभी इसको रिसेंटली अप्रूवल दिया, इसका पहला बैच निकल के आया है। मोर रिलायबल है एज कम्पेयर टू अदर टेस्टिंग किट्स, मोर चीपर भी है। तो सस्ते पैसे में, मतलब सस्ते दामों में आपको ये जो किट मिलेगी जिसके रिजल्ट्स भी बेटर होंगे दूसरी महंगी किट से। इसके बाद हमने देखा था घड़ियाल के बारे में। फ्रेश वाटर में रहते हैं, एक तरीके से इंडिकेट करते हैं कि पानी कितना साफ है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। गग्गर रिवर की बात करी थी। इसके बाद हमने करनैली कहा जाता है इसे, वेस्टर्न नेपाल के अंदर। साथ में ही शारदा रिवर इसके अंदर मिलती है और ये गंगा को ज्वाइन करती है। कहाँ पर? बिहार के अंदर। फिर हमने पार्किंसन के बारे में पढ़ा था। पार्किंसन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डोपामीन एक लाइन में मुझे बताइएगा, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी रहेगा, बट अदरवाइज जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी गूगल में देखकर भी बता सकते हैं। डिसीज़ का कोई क्योर अभी तक नहीं है। CSIR और IIT ने अभी एक Z स्कैन या Z स्कैन मेथड निकाला है जिससे इसके ओरिजिन और प्रोग्रेशन को मॉनिटर अच्छे से किया जा सकेगा। लास्ट ग्लोबल FRA के बारे में देखा था। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके आता है। काफ़ी सारी कंट्रीज को कवर किया गया है, अराउंड 236 कंट्रीज एज वेल एज टेरिटरीज को इसमें कवर किया गया है, जिसमें 60 वेरिएबल्स को यहाँ पे मेजर किया गया है। कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो रशिया, ब्राज़ील, कनाडा और US है। इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है। जो मॉक टेस्ट है उसको डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा अपनी रैंकिंग देखने के लिए, और मार्क्स एक बार देख लेते हैं। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं, इवन दो यू आर इन द डेंजर जोन, बट इट इज़ स्टिल फाइन अगर आपके वंस इन अ वाइल यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, देन आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको देखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी में क्या कमी है, ऐसा क्या हो रहा है कि आपके मार्क्स जो है इंप्रूव नहीं हो पा रहे। सेकंड, रिवीजन जरूर करिएगा, बिकॉज इसके बाद जो हम मॉक टेस्ट लेंगे उसमें हम इन्हीं MCQs को अपीयर करवाते हैं और देखते हैं फिर आपको कितना रिवाइज करने के बाद याद रहता है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो चीज़ें यहाँ पे गलत हुई हैं वो UPSC एग्जाम में ना हो। वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाकर उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।